हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं भारत में बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में, जिनसे मानचित्र पर आधारित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक एक करके हम सवालों को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न जो हमने बीते सप्ताह आपसे पूछा था कि वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केरल राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद यह उत्तर पूर्व में कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर और दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु के मुदुमलाई के संरक्षित क्षेत्रों से सटा हुआ है। तीसरा कि अभ्यारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। आपको बताना है कितने कथन इसमें से सही है। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या यह केरल में है। देखिए, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। इस जगह पर आप देख सकते हैं मुख्य रूप से वायनाड में ही है, लेकिन इसकी जो सीमा आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कर्नाटक है, इस क्षेत्र में लगती हुई दिखाई दे रही है, और तमिलनाडु से इस क्षेत्र में लगती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन है मौजूद कहाँ पे, यह केरल में ही है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। उसके बाद देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि यह उत्तर पूर्व में कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर और दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु के मुदुमलाई के संरक्षित क्षेत्रों से सटा हुआ है। क्या सच में ऐसा है, कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर? चलिए देखते हैं। यहां पे देखिए नक्शे पर तो आपको दिखाई देंगे बांदीपुर और यहाँ पे राजीव गांधी। अब राजीव गांधी का नाम क्या है नेशनल पार्क का, एक बार देख लीजिए, और किस नाम से हम जानते हैं। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह भी दिखाई देगा। ये सारे के सारे किसके पास दिखाई देते हैं? वायनाड के पास दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब कि यह स्टेटमेंट भी सही है। आप अब देखिए अगला स्टेटमेंट, अभ्यारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आप देखें अगर, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एक पूरा बड़ा सा क्षेत्र है जिसमें सारे के सारे क्षेत्र आते हैं। अब आप देखिए तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसके अलावा जो बाकी जितने भी नाम अभी तक हमने देखे हैं इन्हीं क्षेत्रों पे मौजूद आपको दिखाई देंगे। बांदीपुर हो गया, नागरहोल हो गया, अभी हमने कुछ और नाम भी देखा था, अब आप शायद रिलेट कर पाएंगे आसानी से। उसके बाद देखिए तो आगे और भी आपको जितने भी दिखते हैं, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व ये भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का है, और उसके अलावा अन्य भी हैं। तो इस सवाल के जवाब में हम देखें तो हमारे सारे स्टेटमेंट सही मिल चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सही उत्तर होगा, कितने कथन सही है पूछ रहा, तो सभी के सभी यानी कि उपरोक्त सभी यानी कि सी सही हो गया। अब अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी केंद्र प्राचीन शहर धौलावीरा गुजरात राज्य में खादिर द्वीप पर स्थित है। देखिए धौलावीरा आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। इसका यह जो है दक्षिणी केंद्र है हड़प्पा सभ्यता का, और गुजरात राज्य के खादिर द्वीप में है। ये सारी बातें हमें देखनी पड़ेंगी सही है कि नहीं। उसके बाद कच्छ का रण अपनी सफेद नमकीन रेगिस्तानी रेत के लिए प्रसिद्ध है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा नमक रेगिस्तान माना जाता है। तीसरा है गुजरात में कच्छ रेगिस्तान अभ्यारण्य एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां राजहंस नियमित रूप से प्रजनन करते हैं। राजहंस पक्षी हैं जिनके प्रजनन की बात की गई है। अब देखिए आपको बताना है कितने कथन सही नहीं है। कितने कथन सही नहीं है, देखिए पहला वाला देखिए। अब यहां पर हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी केंद्र प्राचीन शहर धौलावीरा गुजरात राज्य के खादिर द्वीप पर स्थित है। तो देखिए यह गुजरात है आपका, और यहां पर आप देखेंगे तो यहीं पर खादिर आइलैंड है। अब यह जो खादिर द्वीप है इसको समझिए आप, यह यहां पर आप देखें रन ऑफ कच्छ लेक है, इस रन ऑफ कच्छ लेक पर है। अब इसको पीछे वाले मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्षेत्र है। अब यहां पे देखने वाली बात है कि यह कौन सा क्षेत्र है, खादिर आइलैंड है, और धौलावीरा कौन सी जगह है, हड़प्पा कालीन स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल है, और विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी इसका नाम शामिल है। अब देखा जाए यहां पे तो बात आती है कि यह स्टेटमेंट पहला वाला तो सही है। दूसरा वाला कच्छ का रण अपनी सफेद नमकीन रेगिस्तानी रेत के लिए प्रसिद्ध है, क्या सच में ऐसा है? तो ये जो कच्छ का रण है अपनी सफेद नमकीन रेगिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, यह बात भी सही है। अब देखिए यहां पर अगली बात आती है तीसरे की। तीसरा स्टेटमेंट है गुजरात में कच्छ रेगिस्तान अभ्यारण्य एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां राजहंस नियमित रूप से प्रजनन करते हैं। गुजरात में कच्छ रेगिस्तान, अब यह महत्वपूर्ण बात है, क्या सच में ऐसा है? अब देखिए जो गुजरात में कच्छ रेगिस्तान है वह महत्वपूर्ण है। अब जो कच्छ का रण है देखिए दो क्षेत्र में बटा हुआ, एक ग्रेट रन है ऊपर की तरफ है और एक लिटिल रन है। उसमें से हम जिसकी बात कर रहे हैं वह लिटिल रन में है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस जगह पे है। यहीं पे राजहंस जो हैं पक्षी हमेशा प्रजनन के लिए आते हैं। तो राजहंस पक्षी का संबंध कहां से है? लिटिल रन से है, ग्रेट रन से नहीं है। और ये कहां पे है? गुजरात में है। स्पष्ट हो गया। अब देखिए कथन कौन कौन से सही हैं इसमें से। तो हमने देखा कि पहला स्टेटमेंट तो सही था, दूसरा स्टेटमेंट भी सही था, तीसरा स्टेटमेंट भी सही था। हमने जानना था कितने कथन सही नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई भी कथन ऐसा नहीं है। गलत कौन सा है ये पूछ रहा है, तो उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं। सही नहीं का मतलब गलत कौन सा है ये पूछ रहा है, तो गलत तो कोई भी नहीं है क्योंकि तीनों सही है। तो हम डी पे लगाते हैं।
अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए जो है उसका संबंध है, सबसे पहले देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से। हमने बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को अभी थोड़ी देर पहले देखा भी था, अब दोबारा से देखते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह कर्नाटक में स्थित है और 1 अप्रैल 2024 को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 वर्ष पूरे कर लेगा, पहली बात। दूसरी है काबिनी जलाशय बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व को अलग करता है। तीसरा है यह कर्नाटक के 2 निकटवर्ती जिलों कौन कौन से हैं, मैसूर और चामराजनगर में स्थित है और कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के त्रिजंक्शन क्षेत्र में स्थित है। अगला है यह दक्षिण एशिया में जंगली एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी आबादी का आश्रय स्थल है। अब देखना है इसमें से कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है। देखिए पहला वाला जो देखें कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता रहा है कि कर्नाटक में स्थित है और 1 अप्रैल 2024 को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में 50 वर्ष पूरे कर लेगा। देखिए 1 अप्रैल 2023 में ही यह 50 वर्ष पूरे कर चुका है, क्योंकि 1973 से हम काउंट करेंगे तो 2024 में 50 वर्ष पूरे हो गए, 23 में 50 वर्ष हो गए, तो 24 में कितने हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे 1 अप्रैल 2024 को, और यहां पे 50 कह रहा है, तो इसका मतलब कि यह बात गलत हो गई। कर्नाटक में है, यह बात तो हम सही मान सकते हैं। लेकिन अब आगे देखते हैं अगला वाला। देखिए स्टेटमेंट का काबिनी जलाशय बांदीपुर नागरहोल टाइगर रिजर्व को अलग करता है। अब देखिए काबिनी रिजर्वायर यह है, नागरहोल टाइगर रिजर्व यहां पे है नेशनल पार्क, और बांदीपुर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क यहां पे है, दोनों कर्नाटक में है। लेकिन इनको अलग कौन कर रहा है, तो काबिनी रिजर्वायर ये क्षेत्र से देखिए अलग करता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने देखा कि यह स्टेटमेंट दूसरा सही है, पहला गलत था। अब तीसरा देखते हैं। कर्नाटक के 2 निकटवर्ती जिलों मैसूर और चामराजनगर में स्थित है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के त्रिजंक्शन पे है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मैसूर और चामराजनगर जो है आप देखेंगे तो आपको इस क्षेत्र में दिखाई देगा। अब देखिए कर्नाटक यहां पे है, केरला यहां पे है, तमिलनाडु यहां पे है, और इसी के बीच में, तीनों के बीच में है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। और जो 2 जिलों की बात की गई थी वो 2 जिले यहां पे है, मैसूर और चामराजनगर। अब उसके बाद चौथा देखिए, यह दक्षिण एशिया में जंगली एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी आबादी का आश्रय स्थल है। तो यह स्टेटमेंट भी सही है, सबसे ज्यादा हाथी इसी में जगह पे देखने को मिलेंगे। अब देखिए हाथी कहां से देखने को मिलते हैं, एक तो इंडियन है, एक सुमात्रन है, इसके अलावा श्रीलंकन एलिफेंट है। लेकिन बात क्या है स्टेटमेंट में कह रहा है कि दक्षिण एशिया में जंगली एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी आबादी, दक्षिण एशिया की यहां पे बात किया है, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट भी सही है, तथ्यात्मक रूप से यह जानकारी सही है। तीसरी वाली तो सही है, दूसरी वाली सही है, पहली वाली गलत है। कितने कथन इसमें सही हैं, तो 3 कथन सही है, तो हम बोलेंगे केवल 3, सी। अब चलिए अगला सवाल देखिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी है जिसकी विश्व स्तर पर संख्या 140 से भी कम है। उसके बाद 120 से अधिक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान के थार में रहते हैं और मुख्य रूप से डेजर्ट नेशनल पार्क और पोखरण रेंज में यह देखने को मिलेंगे। तीसरा है राजस्थान के पोखरण में संरक्षण प्रजनन केंद्र के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की जब कैद में पाले गए पक्षियों ने 2023 में पहली बार प्राकृतिक रूप से प्रजनन किया। अब यहां पे देखने वाली बात है कि प्राकृतिक रूप से प्रजनन कब कर रहे हैं, 2023 में पहली बार। जब से इन्हें प्रजनन केंद्रों में रखा गया था तो ये प्राकृतिक रूप से प्रजनन नहीं कर रहे थे, लेकिन पहली बार 2023 में किया है। तो यह तथ्यात्मक रूप से जानकारी तो सही है, लेकिन शुरू के 2 देखें। गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी ये बोल रहा है जिसकी विश्व स्तर पर 140 से भी कम संख्या, और जिसमें तो दूसरे कथन में क्या बता दिया 120 से अधिक, तो कहां पे है, राजस्थान के थार में है। हो भी सकता है क्योंकि राजस्थान का राज्य पक्षी ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। हमको बताना है कि सही विकल्प का चुनाव करके कि कितने इसमें से कथन सही हैं। चलिए देखते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यह जो है विलुप्त होने की कागार पर है और बहुत जल्दी ही विलुप्त होने की कागार पर बना हुआ है, क्योंकि संख्या दुनिया में 140 है और 120 सिर्फ राजस्थान में ही है, और हाल में आंध्र प्रदेश में देखने को नहीं मिली। ये बात आई भी थी सामने खबरों में। तो गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, ये भी खबर में आए हैं, IUCN की रेड लिस्ट में भी यही है। अब देखिए थार यहां पर मौजूद है, डेजर्ट नेशनल पार्क। अब डेजर्ट नेशनल पार्क कहां पे है, थार में है, राजस्थान के थार में, तो याद रखिएगा। और यहीं पे डेजर्ट नेशनल पार्क है और यहीं पे 120 से अधिक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं। तो यह स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा वाला भी, पहला वाला भी सही था, दूसरा वाला भी सही है। अब तीसरा वाला जो है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो सही विकल्प को चुनाव करें, मतलब कि सी, इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा हमारा जवाब। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कुछ अन्य जानकारी, जैसे थार में है डेजर्ट नेशनल पार्क, उसके अलावा कुछ और जो राजस्थान में है वो देख लीजिए। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, सरिस्का है, केवलादेव है,
इसके अलावा रणथंभौर नेशनल पार्क है, राजस्थान का प्रमुख नेशनल पार्क। उसके अलावा आप देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, अब इसका साइंटिफिक नेम देखिए अर्डियोटिस निग्रिसेप्स। और इसके बाद अगर देखा जाए IUCN की रेड लिस्ट में तो एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब गंभीर रूप से लुप्तप्राय की श्रेणी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत संरक्षण भी प्राप्त है। मुख्य जानकारी है। अब अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। उपयुक्त देशों में से किस देश के साथ भारत की मुक्त आवाजाही व्यवस्था है? केवल एक, केवल 2 और 3, उपरोक्त सभी और उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या बात कह रहा है कि मुक्त आवाजाही की व्यवस्था। अभी एक देश के साथ नाम आया था जिसमें कि भारत के जो गृह मंत्री उनके द्वारा यह कहा गया कि भारत के उस देश के बीच में जो सीमा क्षेत्र है वहां पर बाड़ा लगाया जाएगा, मतलब एक तरह से फेंसिंग की जाएगी जिससे मुक्त आवाजाही ना रहे। वही इसका सही जवाब है। कौन सा, अगर आपको पता है तो आप करंट अफेयर पढ़े होंगे तो जवाब का आइडिया लग गया होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि कौन सी बात है। एक से ज्यादा देश तो नहीं, ये भी देख लेते हैं। चलिए, तो यहां पे बात हो रही है म्यांमार की, इस जगह पे। अब यहां पे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और एक और राज्य है, 4 राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं। वो चौथा राज्य कौन सा, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वही सही जवाब होगा। म्यांमार के साथ सीमा वाला जो क्षेत्र है वहां की बात हुई है कि वहां पर फेंसिंग की जाएगी। तो म्यांमार तो है, लेकिन अन्य क्षेत्रों के बारे में हम जान ले, जैसे कि नेपाल और भूटान के मामले में अगर हम जाने तो नेपाल और भूटान की सीमाएं वीजा मुक्त व्यवस्था वाली खुली सीमाएं हैं। देखिए, वीजा मुक्त व्यवस्था है, कोई भी आ जा सकता है, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंट उसके चेक कराने होंगे तब आएगा जाएगा। बाकी की जितने भी डॉक्यूमेंट है कि कौन व्यक्ति है, कहां से आया है, किस लिए आया है, वो बाकी चीजें तो देखी जाएंगी, लेकिन वीजा वाली व्यवस्था जो है मुक्त है। अब भारत म्यांमार के मामले में देखें तो खुली सीमा, जिसमें कोई भी ऐसे ही आ जा सकता था, नॉर्मल, जैसे एक शहर से दूसरे शहर आ रहे हैं उतना आसान था। यहाँ पे यही व्यवस्था को बंद करने की बात चल रही है। ये जो मुक्त आवाजाही है, एक तो है मुक्त आवाजाही व्यवस्था और एक है वीजा फ्री, वीजा मुक्त व्यवस्था। तो दोनों में, वीजा मुक्त और मुक्त आवाजाही में यही अंतर है जो मुख्य मैंने आपसे बताया। उसके अलावा बाकी का भी है, आपके सामने है मुख्य, लेकिन हमें जो जवाब चाहिए था वो हमें मिल चुका है। हमारा जवाब है म्यांमार। केवल एक देश ऐसा है जिसके साथ यह व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन इस पे भी अभी फेंसिंग हो जाएगी तो व्यवस्था समाप्त हो जाएगी जल्दी ही। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वुलर झील से नीचे की ओर स्थित और उससे जुड़ा यह आर्द्र भूमि एक महत्वपूर्ण जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र है जो मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित है। यह हर साल 40,000 से अधिक प्रवासी और निवासी पक्षी प्रजातियों की मेजबानी करता है। झेलम नदी बेसिन के भीतर स्थित आर्द्र भूमि बाढ़ शमन, जलभृतों को रिचार्ज करने और वुलर झील के जल स्तर को प्रबंधित करने में सहायक है। अब चलिए, अब बात आती है इस पूरे के पूरे सवाल से हमें जानना है कि उपयुक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किस आर्द्र भूमि को संदर्भित करती हैं। ऑप्शन है खुशहाल सार वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, सुरिनसर मानसर वेटलैंड और हैगम, जिसको हम क्या बोलेंगे, हैगम भी कुछ लोग बोलते हैं हैगम, क्योंकि हा या ग म सब है, लेकिन इसमें देखा जाए तो जो एक अक्षर है वह आधा है। अब देखने वाली बात यह है कि हैगम वेटलैंड जो है वह जम्मू कश्मीर में है और वुलर झील के पास में है और यही हमारा जवाब भी है। अब बात आती है इस पूरे के पूरे प्रोसेस की। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एक रास्ता है जो साइबेरियन क्षेत्र है, वहां से पक्षी जब ठंड का समय होता है तो इस तरफ आते हैं, जम्मू कश्मीर में इस क्षेत्र में आते हैं ये प्रवासी पक्षी, क्योंकि इस तरफ ठंड ज्यादा हो जाती है। और जिस रास्ते से आते हैं एक उनका जो पैटर्न होता है आने का, उसी को सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कहा जाता है। चलिए, तो अब जवाब तो देखिए इसमें मिल चुका है कि इसका मतलब क्या है। हैगम वेटलैंड कहां पे है, जम्मू कश्मीर में। किसके पास है, वुलर झील के नीचे की ओर स्थित है। देख सकते हैं वुलर झील के नीचे की ओर है, पास में ही है। अब उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैक टाइगर के संबंध में है यह सवाल कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओडिशा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया में अपनी तरह की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करने का निर्णय लिया है। फिर काले बाघ कोई अलग उपप्रजाति नहीं है, वे जीन उत्परिवर्तन वाले बंगाल के बाघ हैं। फिर उसके बाद इन्हें जंगल में केवल सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ही दर्ज किया गया है। फिर चौथा है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दुनिया में सबसे ज्यादा काले बाघ देखे जाते हैं। अब आपको क्या बताना है, उपरोक्त में से कितने कथन सही है। केवल 1, 2 या तो केवल 3 या सभी के सभी सही हैं। अब देखिए, ब्लैक टाइगर के मामले में कुछ तथ्यात्मक जानकारी जब आपको पता होगी तभी इस सवाल का जवाब आप सही दे पाएंगे। ओडिशा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया में अपनी तरह की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करने का निर्णय लिया। देखिए,
दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी खोलने का निर्णय सरकार ने लिया तो है। किस राज्य में लिया होगा जहां पे ये हो गए ब्लैक टाइगर होंगे, और केवल इसी जगह पे देखने को अगर मिलते हैं तो कहां पे है, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट यही है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ही दर्ज किया गया है इन्हें। तो देखिए सिमलीपाल है कहां पे, पहले इसको समझ लेते हैं। ओडिशा में इस क्षेत्र में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। अब पहला स्टेटमेंट जो तथ्यात्मक जानकारी के अनुसार हमें ये तो दिख गया कि ओडिशा में है, तो ये तो मैप के माध्यम से हमें पता चल गया। दुनिया में अपनी तरह की पहली ब्लैक टाइगर सफारी, तो ये खबरों में था, इस वजह से यह भी पूरा का पूरा स्टेटमेंट अब सही दिखाई देता है। काले बाघ कोई अलग उपप्रजाति नहीं है, वे जीन उत्परिवर्तन है और बंगाल के बाघ हैं। ये स्टेटमेंट भी तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सही है। तीसरा देखें, इन्हें जंगल में केवल सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ही दर्ज किया गया है, यह स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दुनिया में सबसे ज्यादा काले बाघ देखे जाते हैं, तो यह स्टेटमेंट भी सही है। सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। जो सिमलीपाल जो बाघ होते हैं वहां पे जो ब्लैक बोलते हैं, ब्लैक टाइगर बोलते हैं स्पेशली, तो यह ब्लैक टाइगर और कोई टाइगर नहीं, रॉयल बंगाल टाइगर है, बस इसमें जीन में थोड़ी सी चेंज आ गया है, इसी वजह से इसके बारे में कहा जाता है कि यह ब्लैक बाघ है। और इसी मामले में अपनी तरह की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित की गई है ओडिशा के सिमलीपाल में। चलिए ठीक है, तो यहां पे अगर सारे के सारे स्टेटमेंट सही है तो क्या बोलेंगे, डी उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं सवाल हम। अगला सवाल जो है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात। हाल ही में ढोकरा दामर जो जनजाति है खबरों में या उपयुक्त में से किस राज्य में पाई जाती है? हो सकता है एक या एक से ज्यादा में पाई जाती हो। देखिए केवल एक और दो, एक दो तीन, एक दो तीन और चार, और उपरोक्त सभी। अब देखना है कहां कहां पे। देखिए जो यह ढोकरा दामर जनजाति है अभी चर्चा में थी एक खास वजह से। क्यों है वो चर्चा में होने की वजह भी मैं आपको बताऊंगा। पहले जान लिए कि ढोकरा दामर जनजाति जिन राज्यों की बात चली वो सारे राज्य आपस में एक दूसरे जुड़े हुए हैं और एक से ज्यादा है। अब आप खुद सोचिए, नोटिस कीजिए, अंदाजा लगाइए, थोड़ा सा भी अंदाजा हो कि सारे राज्यों में से, 5 में से कौन से राज्य आपस में पास में दिखते हैं, सटे सटे दिखते हैं और एक दूर दिखता है। वहीं से आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे नक्शे पर आइए तो आपको पता चलेगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके अलावा एक और है, देखिए कौन सा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सारे के सारे आपको मिल गए हैं। लेकिन गुजरात नहीं मिला है, क्योंकि गुजरात जो है पश्चिम की तरफ है, यहां पर है, और यहीं पर यह जनजाति नहीं पाई जाती है। ये सारी की सारी इसी क्षेत्र में पाई जाती है, मध्य भारत के क्षेत्रों में ही देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में 1 2 3 4 अगर है तो सही जवाब क्या होगा, सी होगा। हमें जवाब मिल गया है। अब चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ढोकरा जो है, ढोकरा दामर जनजाति से आया है, जो पश्चिम बंगाल के पारंपरिक धातु लोहार थे। मुख्य रूप से कहां पे देखते हैं, पश्चिम बंगाल के, लेकिन आसपास के और राज्यों में फैले हुए हमने देख ही लिया है। डोकरा प्राचीन बेल धातु शिल्प का एक रूप है। अब देखिए धातु शिल्प में क्या होता था, आभूषण या धातु बनाने के लिए मधुमक्खी का जो मोम होता है, उसके छत्ते के माध्यम से जो मोम निकलता है, उस मोम का उपयोग करके धातु की ढलाई की जाती थी, मतलब धातु को आकार दिया जाता था मोम के माध्यम से। अब यही काम ये करते थे, इसीलिए धातु लोहार कहलाते थे। ठीक है, और ये जो है अपने आप में बहुत पुरानी, हजारों सालों पुरानी प्रक्रिया है, परंपरा है, जिसको ये फॉलो करते आ रहे हैं। इसी वजह से ये चर्चा में भी है। कुछ इस प्रकार से देखिए बनाते हैं वो कुछ ना कुछ। अब अगला सवाल, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। टाइगर रिजर्व है और स्थान है, बोर टाइगर रिजर्व तेलंगाना, कवल टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश। अब आपको बताना है कितने जोड़े इसमें सही सुमेलित हैं, केवल 1, 2, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो बोर टाइगर रिजर्व और कवला टाइगर रिजर्व है, इनका स्थान जो है आपस में बदल गया है। कवल टाइगर रिजर्व अगर आप देखें तो ये आपको तेलंगाना में दिखेगा। चलिए देखते हैं। अब जो बोर टाइगर रिजर्व है वह दरअसल महाराष्ट्र में है, और उसके अलावा जो दूसरा वाला है कवल टाइगर रिजर्व है वह तेलंगाना में है। ये अंतर था दोनों में, लेकिन रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में ही है। तो सिर्फ 3 वाला जो है, एक ही जोड़ा सुमेलित है, एक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें से कितने सही सुमेलित हैं, तो केवल 1, यानी कि ए इसका सही जवाब होगा। अब देखने वाली बात यह है, जो कवल टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में है, देख लीजिए इस प्रकार से है, और जो बोर है वह महाराष्ट्र में है। स्पष्ट रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये बोर महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब अगला देखिए, अभ्यास प्रश्न। अगले सप्ताह इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन प्रयास कीजिए कि इसका जवाब आप दे सकें। कलासा बंडूरी परियोजना के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कर्नाटक राज्य में महादई नदी के पानी को माला प्रभा नदी में मोड़ने का प्रस्ताव है। फिर है
महादाई नदी अरब सागर में मिलने से पहले कर्नाटक और गोवा से होकर बहती है। फिर है कि महादई जल का मोड़ कर्नाटक और गोवा के बीच विवाद का मुद्दा रहा है। फिर है कि महादई या महादेई नदी भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी घाट से निकलती है। तो इसमें से आपको क्या बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।